और देखिए, जब हमने आज के इस डीप डाइव के लिए तमाम स्रोतों यानी आर्टिकल्स, इंटरव्यूज और क्रिकेट पॉडकास्ट के इस पूरे ढेर को खंगाला, तो एक नाम और एक कहानी बार बार उभर कर सामने आ रही थी। हाँ, और वो कहानी है भारतीय क्रिकेट के उस उभरते सितारे की जिसने पिछले कुछ समय में T20 क्रिकेट खेलने का पूरा व्याकरण ही बदल कर रख दिया है। बिल्कुल, मेरा मतलब है अभिषेक शर्मा। सही कहा। और अगर हम हालिया संदर्भ लें, जैसे फरवरी 2026 को T20 विश्व कप का, तो एक पल ध्यान में आता है जिसने सबको अंदर तक झकझोर दिया था। वो लगातार 3 मैचों में 0 पर आउट होने वाली बात है ना? हाँ, वही लगातार 3 डक। उन पर सवालों की झड़ी लग गई थी उस वक्त। और फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वाले मैच में जब अभिषेक ने अपना पहला चौका मारा तो वो आसमान की ओर देखकर बेहद भावुक हो गए थे। उस एक छोटे से पल ने दिखा दिया कि विश्व कप जैसे बड़े मंच का दबाव असल में क्या होता है। वो पल वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का उद्देश्य सिर्फ उनके स्ट्राइक रेट या छक्कों की गिनती करना नहीं है। तो फिर असली मकसद क्या है इस एनालिसिस का? असली मकसद है उस माइंडसेट और उस मेंटरशिप की गहराइयों में जाना जो एक साधारण से लड़के को उस मुकाम तक ले जाती है जहां वो विश्व का नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बैटर बन जाता है। यानी टीवी स्क्रीन पर जब हम 141 और 135 रनों की वो बेखौफ पारियां देखते हैं तो वो बहुत आसान लगती हैं। एग्जैक्टली। लेकिन उनके पीछे सालों का जो धैर्य है, जो कठोर अनुशासन है, हम उसे डिकोड करेंगे। सुनने वालों के लिए यह एक मास्टर क्लास होगी कि कैसे सही मार्गदर्शन और निडरता से सफलता हासिल की जाती है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। मैंने उनके बचपन को लेकर जो नोट्स पढ़े थे उनमें एक वाकया बहुत ही हैरान करने वाला था। वो उनके पिता राजकुमार शर्मा जी वाले फैसले की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वो खुद एक शानदार क्रिकेटर रह चुके थे और उनके एक फैसले ने अभिषेक की पूरी जिंदगी की दिशा तय कर दी थी। कुछ यूएई की नौकरी को लेकर बात थी। वो असल में हुआ क्या था? वो एक ऐसा फैसला था जो शायद ही कोई आम मिडिल क्लास परिवार ले पाता। राजकुमार जी को यूएई की एमिरेट्स एयरलाइंस में असिस्टेंट मैनेजर की एक बेहद शानदार नौकरी का ऑफर मिला था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। सुविधाओं और पैसों के लिहाज से वो एक सुनहरा मौका था। परिवार वहीं बस सकता था, लेकिन उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया और भारत लौट आए। सिर्फ अपने बेटे के लिए? हाँ, उनका मानना था कि अगर वो यूएई में बस गए तो उनके बेटे का क्रिकेट खेलने का जो सपना है वो शायद उस स्तर पर कभी पूरा नहीं हो पाएगा। एक पिता का ये त्याग यहीं से अभिषेक के सफर की असली नींव रखता है। और बेटे के अंदर भी वो जुनून बचपन से ही कूट कूट कर भरा था। एक इंटरव्यू में उनकी फैमिली ने बताया था कि जब उनके हाथ में पहली बार प्लास्टिक का बैट आया था तब से ही उनकी दीवानगी पागलपन की हद तक थी। मैंने भी वो पढ़ा था। वो घर के अंदर ही डाइव मारकर फील्डिंग की प्रैक्टिस करते थे। हाँ, घुटने छिल लेते थे, यहाँ तक कि अपनी बहनों को भी सोने नहीं देते थे और उनसे बॉलिंग करवाते थे। इसी जुनून को देखकर शायद किसी कोच ने उनके बचपन में ही एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी। वो पंजाब के जूनियर कोच अरुण बेदी थे। उन्होंने अभिषेक को उस वक्त नेट्स में खेलते देखा था जब वो महज 12 साल के थे। सिर्फ 12 साल के? हाँ, बेदी जी उनकी टाइमिंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राजकुमार जी से साफ शब्दों में कहा था, जेब में लिख कर रख लो, ये लड़का एक दिन इंडिया के लिए ओपन करेगा। 12 साल के बच्चे के लिए इतनी बड़ी बात कहना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। कोच को उस कच्ची उम्र में ही वो स्पार्क दिख गया था। लेकिन सिर्फ स्पार्क या टैलेंट से तो बात नहीं बनती। टैलेंट को तराशने के लिए जो मेहनत चाहिए उसके बारे में हमारे स्रोतों में एक रूटीन का जिक्र है। वो रूटीन किसी फौजी ट्रेनिंग से कम नहीं लगता। टैलेंट महज एक शुरुआत होती है। असली काम तो पर्दे के पीछे की वो मेहनत है जो कोई नहीं देखता। तो उनका वो रूटीन कैसा था? जो रूटीन सेट किया गया था वो शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर उन्हें तैयार करने वाला था। सुबह 4 बजे उठना उनका रोज का काम था। उसके तुरंत बाद 30 मिनट का गहरा ध्यान, ताकि दबाव वाले पलों में दिमाग शांत रह सके। और उसके बाद फिर 45 मिनट की तैराकी जो उनकी स्टेमिना बढ़ाती थी। इसके बाद जिम का कड़ा सेशन और फिर आखिर में मैदान पर जाकर घंटों नेट्स में पसीना बहाना। फिटनेस की बात तो समझ आती है, लेकिन मुझे एक चीज बहुत अजीब लगी। कई आर्टिकल्स में लिखा है कि ब्रायन लारा और युवराज सिंह जैसी हस्तियों ने अभिषेक को गोल्फ खेलने की सलाह दी थी। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी पहलू है। मतलब क्रिकेट की बैटिंग सुधारने के लिए गोल्फ क्यों? ये कनेक्शन थोड़ा अजीब लगता है। गोल्फ और T20 बैटिंग में एक कमाल की समानता है। स्विंग प्लेन और कोर का इस्तेमाल।
जब आप गोल्फ खेलते हैं तो आप सिर्फ अपनी कलाइयों या हाथों के जोर से गेंद को दूर नहीं मार सकते। आपको अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल करना होता है। एग्जैक्टली आपको अपने शरीर के निचले हिस्से यानी पैरों और कोर को रोटेट करके ताकत जनरेट करनी होती है, और आपके हाथों का जो आर्क बनता है वो एकदम साफ होना चाहिए। समझ गया। ब्रायन लारा और युवराज ने ये बात समझ ली थी कि अगर अभिषेक को लंबे छक्के मारने हैं तो उन्हें अपने बैट स्विंग को गोल्फ क्लब की तरह क्लीन करना होगा। क्या बात है, ये तो सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। अब इस सफर के अगले पड़ाव पर आते हैं, जहां धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। 2018 के अंडर 19 विश्व कप जीतने वाली टीम को याद करें तो उसमें शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ी थे। हाँ, वो एक शानदार बैच था। विश्व कप जीतने के बाद गिल और शॉ ने तो जैसे लिफ्ट ली और बहुत ही जल्दी इंटरनेशनल टीम में अपनी पक्की जगह बना ली। लेकिन अभिषेक के लिए ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे उन्हें सीढ़ियों का लंबा रास्ता चुनना पड़ा। वो दौर किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है, जब आपके साथी नेशनल टीवी पर स्टार बन रहे हो और आप अभी भी घरेलू क्रिकेट खेल रहे हो। तब खुद पर से भरोसा उठना बहुत आसान है। और अभिषेक के लिए तो घरेलू क्रिकेट में भी राह आसान नहीं थी। एक YouTube पॉडकास्ट के किस्से ने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया। रणजी ट्रॉफी के सिलेक्शन की बात थी और सिलेक्टर्स अभिषेक को टीम में नहीं लेना चाहते थे। ऐसा क्यों? उनका बड़ा सीधा सा तर्क था कि टीम में पहले से ही लेफ्ट आर्म स्पिनर मौजूद हैं, तो हमें एक और स्पिनर की क्या जरूरत है। वो अभिषेक को सिर्फ एक गेंदबाज के रूप में देख रहे थे। और यहीं पर एंट्री होती है युवराज सिंह की। मैंने पढ़ा था कि युवराज ने उसी रात कुछ ऐसा किया जिसने पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया को ही पलट कर रख दिया। हाँ, युवराज उस वक्त खुद टीम में वापसी कर रहे थे। जब उन्हें भनक लगी कि सिलेक्टर्स अभिषेक को बाहर कर रहे हैं, तो उन्होंने आधी रात को ही टीम शीट मंगवाई। और फिर उन्होंने सिलेक्टर्स को साफ किया कि अभिषेक महज एक स्पिनर नहीं है जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है। वो एक प्रॉपर टॉप ऑर्डर बैट्समैन है जो गेंदबाजी भी कर सकता है। युवराज ने टीम में बदलाव करवाया और अभिषेक पर अपना पूरा भरोसा जताया। ये एक मेंटर का अपने शागिर्द पर वो भरोसा था जिसने अभिषेक का करियर खत्म होने से पहले ही बचा लिया। लेकिन युवराज की मेंटरशिप कोई मीठी मीठी बातों वाली नहीं थी। बिल्कुल नहीं। जो किस्से बाहर आए हैं वो तो किसी टफ लव की एक्सट्रीम मिसाल लगते हैं। दिल्ली के एक 4 BH के घर में लगाया गया उस खास कैंप के बारे में आप क्या कहेंगी, जहां युवराज खुद घंटों खड़े रहकर प्रैक्टिस करवाते थे? वो 4 BHK वाला कैंप तो भारतीय घरेलू क्रिकेट के किस्सों का एक मशहूर हिस्सा बन चुका है। वो कोई आम प्रैक्टिस सेशन नहीं था। उस फ्लैट का माहौल किसी आर्मी बूट कैंप जैसा होता था। जहां तक मुझे पता है युवराज सिंह खुद नेट्स के पीछे घंटों खड़े रहते थे। हाँ, और अगर कोई शॉट गलत खेला या फोकस थोड़ा भी भटका तो तुरंत ऐसी डांट पड़ती थी कि अच्छे के पसीने छूट जाएं। डाइट से लेकर रिकवरी तक सब कुछ उनकी सख्त निगरानी में था। बिल्कुल। अभिषेक हंसते हुए बताते हैं कि उन्हें आज भी युवराज पाजी की डांट से बहुत डर लगता है, लेकिन उस सख्ती के पीछे का जो संदेश था वो बहुत साफ था कि मैं तुम्हें स्टेट लेवल का हीरो बनने के लिए तैयार नहीं कर रहा। सही कहा। युवराज उनसे हमेशा कहते थे कि मेरा मकसद है कि तुम इंडिया के लिए मैच जिताने वाले प्लेयर बनो। और इस टफ लव ने जो नींव पक्की की, उसका असली धमाका हमें फ्रेंचाइजी क्रिकेट में देखने को मिला, खासकर सनराइजर्स हैदराबाद के सफर में। अगर हम उनके शुरुआती सालों की आंकड़े देखें तो कहानी बहुत अलग थी। शुरुआती सालों में मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए अभिषेक का औसत कुछ 15 के ही करीब था। वो संघर्ष कर रहे थे, लेकिन फिर एक ऐसा बदलाव आया जिसने सब कुछ पलट दिया। वो बदलाव सिर्फ बैटिंग पोजीशन का नहीं था, वो पूरे माहौल का था। जब SRH मैनेजमेंट ने उन्हें टॉप ऑर्डर में ओपनिंग करने की जिम्मेदारी दी तो उन्हें वो आजादी मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी। ओपनिंग करते ही उनका औसत सीधे 30 के पार चला गया और उनका स्ट्राइक रेट 165 को भी पार कर गया। लेकिन यहाँ हमें उस ड्रेसिंग रूम के माहौल को भी क्रेडिट देना होगा। हाँ, उस माहौल को बनाने में कप्तान पैट कमिंस और कोच डैन विटोरे का जो रोल था वो अविश्वसनीय है। वो टीम मीटिंग का किस्सा तो हर क्रिकेट फैन को सुनना चाहिए, जहां कप्तान पैट कमिंस ने अपना विजन स्पष्ट किया था। कमिंस ने उस मीटिंग में साफ कह दिया था कि मारते हुए आउट होना चाहिए, डरते हुए नहीं। अगर टीम 100 रन पर ऑल आउट हो जाए तो चलेगा, पर 160 या 70 का सेफ स्कोर नहीं चाहिए। इस एक वाक्य ने बल्लेबाजों के दिमाग से आउट होने का डर पूरी तरह से मिटा दिया। और उसी आजादी में एक और बड़ा फैक्टर जुड़ा, ट्रेविस हेड के साथ उनकी पार्टनरशिप। दोनों छोर से ऐसा लगता था जैसे गेंदबाजों पर कोई सुनामी आ गई हो। ट्रेविस हेड ने अभिषेक को जो बैटिंग की सलाह दी थी वो सुनने में बहुत साधारण लगती है। उन्होंने कहा था सिर्फ खाली जगह देखो और मारो। ये सुनने में भले ही गली क्रिकेट जैसी सलाह लगे, लेकिन इसके पीछे के साइकोलॉजी कमाल की है।
ट्रेविस हेड दरअसल अभिषेक के दिमाग से एक्स्ट्रा विचार निकाल रहे थे। T20 क्रिकेट में अगर आप गेंदबाज के हाथ, पिच स्विंग सब कुछ सोचने लगोगे तो रिएक्ट नहीं कर पाओगे। हेड ने उनके प्रोसेस को इतना आसान बना दिया कि फोकस सिर्फ गेंद को देखने और गैप में मारने पर आ गया। इसी आसान प्रोसेस का सबसे विस्फोटक रूप हमने IPL 2025 में देखा। जब अभिषेक ने 55 गेंदों पर 141 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी। बिल्कुल, उस पारी में उन्होंने सिर्फ 40 गेंदों में शतक पूरा कर लिया था, जो IPL इतिहास में किसी भारतीय द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक है। लेकिन उस मैच में शतक से भी ज्यादा चर्चा उस पर्ची की हुई थी जो उन्होंने शतक के बाद अपनी जेब से निकाली थी, जिसमें लिखा था दिस वन इज फॉर ऑरेंज आर्मी। और इस पर्ची के पीछे मैनिफेस्टेशन की गहरी मानसिक प्रक्रिया है। अभिषेक ने बताया था कि उन्हें ये तकनीक शिखर धवन ने सिखाई थी। धवन ने उनसे कहा था कि जो भी हासिल करना चाहते हो उसे महसूस करो और लिख लो। हाँ, अभिषेक ने मैच शुरू होने से पहले ही अपने शतक की स्क्रिप्ट उस पर्ची पर लिख दी थी। ये उनके आत्मविश्वास का सबूत था। ये सब सुनकर एक सवाल ज़हन में आता है, तकनीकी रूप से वो क्या चीज है जो अभिषेक शर्मा को 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले गेंदबाजों के सामने भी इतना खतरनाक बनाती है? इसके लिए हमें क्रिक इनसाइट्स के तकनीकी विश्लेषण को देखना होगा। उनके खेल में उनका ट्रिगर मूवमेंट बहुत अहम है। ट्रिगर मूवमेंट कैसे काम करता है? जब तेज गेंदबाज क्रीज पर आता है और गेंद छोड़ने वाला होता है, ठीक उसी मिलीसेकंड में अभिषेक क्रीज में थोड़ा पीछे और आड़े जाते हैं। बैक एंड अक्रॉस। बिल्कुल। जब सामने से 140 की रफ्तार से गेंद आ रही हो तो ये छोटा सा मूवमेंट उन्हें गेंद की लाइन पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा समय दे देता है। और गोल्फ वाली बात को याद करें तो वो कोर से जो ताकत पैदा करते हैं उससे लंबे शॉट्स खेल पाते हैं। स्पिनर्स के खिलाफ तो उनका स्ट्राइक रेट 200 के पार है, जो उन्हें मिडिल ओवर्स का सबसे बड़ा विध्वंसक बनाता है। तकनीकी पहलू की बात निकली है तो एक तुलना करना तो बनता है। अगर हम यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा को साथ रखकर देखें, ये तुलना इस दशक की सबसे बड़ी डिबेट है। यशस्वी एक बेहतरीन ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी हैं, जिनके पास टेस्ट का धैर्य और T20 की समझ दोनों है। लेकिन अभिषेक विशुद्ध रूप से एक T20 स्पेशलिस्ट की तरह उभर कर आए हैं। T20 इंटरनेशनल में अभिषेक का स्ट्राइक रेट लगभग 193 है, जो जायसवाल के 164 के स्ट्राइक रेट से काफी ज्यादा है। यशस्वी हर ताले की चाबी रखना जानते हैं, लेकिन अभिषेक ने सिर्फ एक ही चाबी को इतना धारदार बना लिया है कि उन्हें दूसरी की जरूरत ही नहीं होती। और यहाँ अभिषेक का ऑलराउंडर होना भी उन्हें खास बनाता है। उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी टीम को संतुलन देती है। और उनकी विध्वंसक क्षमता सिर्फ IPL तक सीमित नहीं है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का वो मैच जहां उन्होंने महज 12 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया था। ऐसा करके उन्होंने अपने ही गुरु युवराज सिंह के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी। मैदान पर इतने आक्रामक और स्टारडम के बीच जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये कि मैदान के बाहर वो बिल्कुल एक आम इंसान है। वो किस्से तो बहुत ही मजेदार है। इतनी फिटनेस और डाइट के बावजूद अमृतसर के पहलवान और अशोक के कुलचे खाने का उनका जुनून आज भी कायम है। और वो पतंग उड़ाने वाला किस्सा भी, गुड्डी उड़ाने का शौक। हाँ, एक बार त्योहार के दिन घर पहुंचने के लिए उन्होंने लगातार कई फ्लाइट्स बदली, सिर्फ इसलिए ताकि वो अमृतसर पहुंचकर पतंग उड़ा सकें। ये दिखाता है कि वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और अपनी टीम से भी उनका जुड़ाव बेमिसाल है। वो व्यक्तिगत माइलस्टोन के लिए नहीं खेलते। कई बार वो 90s में होते हैं और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। उनका कहना होता है कि मैं वही करूंगा जो टीम की जरूरत है। इसी जुनून का उदाहरण हमने फरवरी 2026 में नामीबिया वाले मैच में देखा। पेट में गंभीर इन्फेक्शन के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद सेट की, जहां टीम के लिए डरते हुए नहीं बल्कि मारते हुए आउट होने का जज्बा होता है। शुरुआती 3 मैचों में लगातार 0 पर आउट होने के दबाव के बावजूद उन्होंने खुद पर विश्वास बनाए रखा। यही विश्वास एक सच्चे चैंपियन की पहचान होती है। इस पूरी कहानी को देखने के बाद एक गहरा सवाल उभरता है जिस पर सुनने वालों को विचार करना चाहिए। क्रिकेट का खेल तेजी से बदल रहा है। अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों की सफलता को देखकर क्या ये लगता है कि भविष्य के क्रिकेट में पारंपरिक ऑल फॉर्मेट खिलाड़ियों का समय खत्म होने वाला है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या अब खेल की दुनिया सिर्फ फॉर्मेट स्पेशलिस्ट्स की होने वाली है, जिनकी पूरी तकनीक और ट्रेनिंग सिर्फ उसी एक फॉर्मेट के इर्द गिर्द बुनी गई हो? इस पर जरूर सोचना चाहिए। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में क्रिकेट जगत में बहुत बड़ी बहस का मुद्दा बनेगा। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। सुनते रहिए, नई चीजें सीखते रहिए और खुद पर विश्वास बनाए रखिए।